Good morning, students. Today we will learn about the abiotic factors. In this lecture, we will learn how abiotic factors affect the habitat of organisms and the population exists in a given area. abiotic factors कौन कौन से हैं? जैसे टेम्परेचर है या फिर वाटर है, लाइट है या सॉइल है। ये हमने किस में किए हुए हैं? ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हमने एनवायरनमेंट में पढ़े हुए हैं। और जो टेम्परेचर है, हाउ इट कैन अफेक्ट द इकोलॉजी और द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमने कल किया था कि जो टेम्परेचर है ये इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरनमेंट फैक्टर है और टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे सर्दी में टेम्परेचर कम है, गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा है, सो डिक्रीज़ करता है टेम्परेचर जैसे जैसे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। हम पोल्स की इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं तो टेम्परेचर क्या है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ करता है। एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन्स टॉप्स, जैसे प्लेन से हम ऊपर की तरफ जाएँ, माउंटेन टॉप की तरफ जाए तो पहाड़ों पर ठंड जैसे है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन जो है प्रोग्रेसिवली जो है टेम्परेचर क्या है वो डिक्रीज़ करता है, टेम्परेचर कम हो रहा है। सो पहाड़ों पे टेम्परेचर क्या है कम है। सो इट रेंजेस फ्रॉम सब ज़ीरो लेवल इन पोलर एरियाज एट हाई एल्टीट्यूड्स टू ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड्स इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इन समर। जो हमने कल लेक्चर किया था उसमें आपने देखा था ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में और टेम्परेट रीजन में जो टेम्परेचर रेंज थी वो हमने एक डायग्राम में देखा था। सो यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री। तो कुछ एक जगह ऐसी हैं यहाँ पे क्या है वो वाटर जो है बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर है, लेकिन और कुछ जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? मोर देन 100 डिग्री। तो इन जगह पे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ एक ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है लैंड करते हैं या यहाँ पे इनका हैबिटेट है या वहाँ पे रहते हैं। और एक किसी भी जगह को जो टेम्परेचर है वहाँ की वेजिटेशन पे भी अफेक्ट होएगा। जैसे इन जनरल क्या है मैंगो ट्री जो है वो डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज़। टेम्परेट कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? यहाँ पे टेम्परेचर कम है। कनाडा और जर्मनी में क्या है मैंगो ट्री नहीं ग्रो होएगा क्योंकि वहाँ पे टेम्परेट कंट्री है, वो वहाँ पे टेम्परेचर कम है। इसी तरह से स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला forest and the tuna fish is rarely caught beyond the tropical altitudes in the ocean. So the variety of animal, the variety of plant, the variety of microorganism पे जो टेम्परेचर है उनका टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। अब अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि टॉलरेट कर सकते हैं और रह सकते हैं वाइड रेंज। वाइड रेंज मतलब क्या है? माइनस टेम्परेचर से वो माइनस से वो 50 डिग्री आप मान लो, माइनस से वो 50 डिग्री में भी जो है टॉलरेट इस टेम्परेचर भी तो 50 डिग्री टेम्परेचर वेरी हाई टेम्परेचर। और माइनस में जैसे 0 से -1 हो गया, -2 हो गया, तो ये जो माइनस है 0 से कम है, ये और भी ज़्यादा जो है कम टेम्परेचर जो ऐसी वाइड रेंज में ग्रो कर सकते हैं या अपने आप को टॉलरेट इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑरिथर्मल, AEURY ऑरिथर्मल। एंड कुछ ऐसे हैं जो वाइस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो रेंज, लेकिन कुछ एक है वो नैरो रेंज में होंगे। जैसे हमने उस फिगर में किया था नैरो रेंज में क्या है ओनली 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? स्टेनोथर्मल। ठीक है। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिटर्मिन टू ए लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो टेम्परेचर है
अब वो तय करेगा कि कैसी वेजिटेशन होएगी, कैसा हैबिटेट होएगा, किसका, ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म मीन्स द पॉपुलेशन। सो ये कौन सा होगा, एक हमारा एबायोटिक फैक्टर। क्या पानी का भी कोई फैक्ट है? इज देयर वाटर विल इफेक्ट on the vegetation or the type, the species of plants or the species of animal or the species of organism? टेम्परेचर के बाद जो है वाटर है। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑफ अस, यू आर ऑल, we are all aware that water is an essential for the all living organisms on the earth. So life on earth is originated in water and is unsustainable without water. So availability is so limited in deserts that only special adaptations make it possible to live there. जैसे आप राजस्थान में जा रहे हो, वहाँ पे सारा क्या है, राजस्थान वाला एरिया क्या है, दैट इज़ द डेजर्ट। डेजर्ट में पानी बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ एक स्पीशीज़ हैं जो कि ग्रो करती हैं। और क्यों ग्रो करती है? बिकॉज दे हैव सम स्पेशल अडेप्टेशंस टू scarcity of the water, the low quantity of the water. So the productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. कि प्लांट किस तरह से होंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ होंगे, वो भी क्या है, डिपेंड करता है द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर. सो organisms living in oceans, lakes, rivers do not face any water related problem, but it is not true. हमें लगता है कि जैसे जो डेजर्ट है, डेजर्ट में जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, या स्पीशीज़ है, या प्लांट स्पीशीज़ है, उनको अडेप्टेशन चाहिए क्योंकि वहाँ पे पानी कम है। लेकिन ओशन में, लेक्स में, रिवर्स में पानी ज़्यादा है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। जैसे एक्वाटिक होते हैं जो पानी में रहने वाले एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, द क्वालिटी मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन, जब pH ऑफ वाटर जिसे हम बोलते हैं, बिकम इम्पॉर्टेंट। अब जो pH है वो हर एक वाटर की अलग अलग है। जैसे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, अगर ज़्यादा है पानी में तो उसको हम बोलेंगे ये पानी कौन से है, इसकी सलिनिटी ज़्यादा है। सलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 हम काउंट करते हैं। सो जो सलिनिट कॉन्सेंट्रेशन, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। इज़ लेस देन 5 इन आइलैंड वाटर and 30 to 35 in sea and greater than 100 in some hypersaline lagoons. सो कई जो जगह हैं वहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, उनको हम बोलते हैं हाइपरसलाइन लेगून्स। यहाँ पे 30 to 35 है, वो आपको पता है सी का वाटर क्या होता है, उनको हम खारा पानी बोलते हैं। और आइलैंड्स में क्या होता है, 5 होती है इसकी वो सॉल्ट की कंसनट्रेशन। सो सॉल्ट को टॉलरेट करना, हाइपरसलाइन लेगून्स में मतलब इतनी ज़्यादा अगर सॉल्ट है, उनको अगर टॉलरेट करना है, दैट मीन्स वहाँ पे भी रहना जो है इतना ईजी नहीं है। देयर शुड बी सम अडेप्टेशंस, द ऑर्गेनिजम्स हु आर अडेप्टेशंस इन द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं। बट अदर्स, जैसे सम ऑर्गेनिज्म जो है वो टॉलरेंट होते हैं वाइड रेंज ऑफ सलिनिटीज़। सलिनिटी में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उनको हम बोलते हैं और हेलाइन इज सॉल्ट कंसनट्रेशन। नैरो रेंज वाले को हम बोलते हैं स्टेनोहेलाइन। सो फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा। अगर फ्रेश वाटर से हम कोई एनिमल है उसको हम सी में चला जाए तो उसके जो लाइफ है वो कम हो जाती है। एंड अगर वो सी में रह रहा है ऑलरेडी, उसको हम फ्रेश वाटर में ट्रांसफ़र कर देंगे, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव दैट ऑर्गेनिज्म। क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑस्मेटिक प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर आपको पता है कि कंसनट्रेशन अगर हम वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर दे या शुगर को मिक्स कर दे तो वहाँ पे सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और उसमें अगर कोई भी सेल आप डालोगे, इसकी क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस हो जाएगी ड्यू टू द ऑस्मोस्टिक प्रेशर, या फिर हम उसको कह सकते हैं सेल जो है बर्स्ट हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। दैट मीन्स वाटर की क्वालिटी, वाटर की pH जो है, दैट विल decide the type of the vegetation or the organisms that are present in that particular area. Then coming to light, क्या लाइट का भी कोई इफेक्ट है? Yes, of course.
जैसे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस फूड थ्रू आउट फोटोसिंथेसिस। हम छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो पेड़ हैं वो सनलाइट की हेल्प से क्या बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उनमें उनमें एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। सो दिस प्रोसेस इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। So light for living organisms, स्पेशली द ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स जैसे हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, और जो फॉरेस्ट में ग्रो करती हैं, दैट इज़ अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर वेरी लाइट कंडीशंस बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड बाय टॉल या कैरोपाई ट्रीज। जैसे जैसे एक डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट में क्या है, बहुत लंबी ट्री हैं उनके, लेकिन जो बेस पर बहुत सारी स्मॉल ग्रासेस हो सकती हैं, स्मॉल प्लांट्स हो सकते हैं, स्मॉल हर्ब्स हो सकती हैं, श्रब्स होती हैं, वहाँ तक अगर लाइट नहीं पहुँच पा रही है तो वो जो है हर्ब और श्रब्स, जो स्मॉल ट्रीज हैं, दे आर नॉट एबल टू ग्रो। सो मैनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग के लिए भी एक टाइम होता है, जो फ्लावर्स प्लांट्स में एक फिनोमिना होता है कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे दिन में 6 घंटे या 8 घंटे या 4 घंटे उनको लाइट चाहिए, तभी वो फ्लावरिंग करेंगे। सो इन फॉर मैनी एनिमल्स, ये तो हम प्लांट्स की बात की, मैनी एनिमल्स टू लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। एनिमल्स में जैसे हैं इन दैट दे यूज़ द डायोर्नल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, इसको हम बोलते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड जो है प्लांट्स में भी इम्पॉर्टेंट है और एनिमल्स में भी इम्पॉर्टेंट है। इनके जो माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ के लिए या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए जो है लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज़ linked with the temperature। ठीक है, since the sun is the source of temperature and light both, so greater than 5 m in the ocean, the environment is perpetually dark and its inhabitants are not aware of existence of celestial source of energy called sun। जैसे बहुत डीप हम सी में चलते जाएंगे तो जो लाइट है वो नहीं पेनिट्रेट कर पाएगी। वहाँ पे अगर लाइट नहीं है तो वहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स है उनको पता ही नहीं है कि बाहर जो सोर्स ऑफ सन जो लाइट है, लेकिन स्टिल देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन ओवर देयर। So the spectral quality of solar radiation is also important for life। जैसे different radiations आती हैं सन से, जैसे यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज़ हार्मफुल। हमको यूवी लाइट से जो है अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि मैनी ऑर्गेनिजम्स के लिए जो यूवी लाइट है जो भी अर्थ पे है वो क्या है, दैट इज़ हार्मफुल फॉर दैट। सो is not all the color components of the visible spectrum are available for the marine plants। जो मेरीन प्लांट्स हैं उनको सारे कलर जो है वो विजिबल नहीं है। सो लाइट भी डिसाइड करती है कि एनिमल्स की नेचर कैसी होएगी और प्लांट्स की नेचर कैसी होगी। सो देन इज द सॉइल। सॉइल इज ऑल्सो ए बायोटिक फैक्टर। अब सॉइल में क्या है, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जो है जो डिफरेंट प्लेसेस पे वेरी करती है। हर जगह सॉइल की क्वालिटी जो होती है वो सेम नहीं होती। सॉइल जो है वो डिपेंड करती है क्लाइमेट पे या फिर वेदरिंग पोजीशन प्रोसेस पे। वेदरिंग पोजीशन है द प्रोसेस क्या होती है, जिस प्रोसेस से सॉइल बनती है। जो रॉक्स हैं, रॉक्स की वेदरिंग के बाद क्या है, सॉइल बनती है। जो वेदर्ड सॉइल है is transported or sedimentary and how soil develop occurred। So various characteristics of the soil such as soil composition, उसका ग्रेन साइज कैसा है, उसका जो एग्रीगेशन है, दैट इज़ डिटर्मिन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। कि अगर सॉइल की टाइप पे डिपेंड करेगा कि जो वाटर उसने कितना होल्ड करना है, कितना वाटर को परकोलेट करना है, दैट इज़ द डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल। सॉइल कैसी हो सकती है, सॉइल लोमी हो सकती है, सॉइल जो है
सैंडी हो सकती है, सैंडी लोमी हो सकती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती हैं, उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट होती है। और सॉइल में पीएच होती है, जैसे वाटर की पीएच है ऐसी सॉइल की पीएच भी होती है, उनकी मिनरल कंपोजिशन होती है, टोपोग्राफी होती है, जो कि तय करती है लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन दैट एरिया, उस एरिया में किस तरह की वेजिटेशन होएगी। जैसे जो सैंडी सॉइल है उसमें जो क्रॉप्स होंगी वो उनकी एक अलग कैटेगरी होएगी, और जो लोमी सॉइल है उन उसमें कैसी क्रॉप्स होंगी उनकी एक अलग अलग कैटेगरी होएगी। सो वेजिटेशन जो है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इन दैट पर्टिकुलर एरिया. So this in turn dictates the type of animals that can be spotted. Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. So ये सारे हमने जो चारों किए हैं ये हमारे क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है हमारी वेजिटेशन, हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ. And I think this is clear with you. In next lecture we will do the response to abiotic factors. Thank you.